नमस्कार। मैं संजय सचदेव हूं, अजगर भूमि टीवी से। और मेरे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट, समाज सेवी श्री रविंद्र कुमार। पूरे देश में किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। सरकार ने घोषणा की है, कल यानी सोमवार को संसद में बिल ला रहे हैं, पुराने 3 बिलों की वापसी का। आपको क्या लगता है, सरकार और सत्ता के चाहे इस पार हो या उस पार हो, जो दल है वो ईमानदारी से इन बिलों की वापसी का रास्ता बनाएंगे या कुछ अड़ंगा भी हो सकता है? संसदीय परंपरा में अगर कोई भी विधेयक संसद में पास होता है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया ये है कि पहले एक बिल का ड्राफ्ट तैयार होता है, वो कैबिनेट के सामने रखा जाता है, कैबिनेट उसे अप्रूव करता है। अप्रूव करने के बाद जब सेशन होता है तो वो बिल का ड्राफ्ट जो है दोबारा संसद के पटल पर लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है। रखने के बाद उसकी पहली रीडिंग होती है। पहली रीडिंग के बाद जो है संसद के सदस्य उस पर विचार करने के लिए अपने वक्तव्य देते हैं, डिबेट होती है। और डिबेट के बाद अगर किसी को लगता है कि इसमें फलाना संशोधन जरूरी है तो कोई भी सदस्य जो उसमें संशोधन के लिए एक नोटिस देता है। और जब डिबेट पूरी हो जाती है, उसका समय पूरा हो जाता है, तब हर जो संशोधन होता है उस पर विचार होता है और उस पर ध्वनि मत से या बैलेट द्वारा या बाद में वोटिंग द्वारा उसके ऊपर विचार होता है। और जब सारे संशोधनों पर विचार हो जाता है तो अंत में जो मंत्री उस विधेयक को संसद में पेश करता है वह उसे वोटिंग के लिए रखता है। और वोटिंग की परंपरा ये है कि पहले उसमें ध्वनि मत से होता है कि लोगों ने वॉइस वोट दिया। अगर वॉइस वोट के ऊपर कोई आपत्ति करता है तो वहाँ पर बटन होते हैं, वो बटन दबाए जाते हैं, क्योंकि संसद में हाथ उठाने की जगह जो है वो बटन यस नो और एब्सेंट के होते हैं। और उसमें भी अगर सदस्यों को लगता है कि हम इस पे जो है पूरा जो है विभाजन चाहते हैं तो बैलेट द्वारा कागज़ की पर्ची देकर उस पर उसका विचार होता है और जो उसका रिजल्ट आता है वो दिया जाता है। और जब एक सदन में पूरी प्रक्रिया हो जाती है, अगर बिल वहाँ से पास हो जाता है तो दूसरे सदन में पेश किया जाता है और वहाँ यही प्रक्रिया रखी जाती है। मेरा सवाल ये है कि सरकारी पार्टी या विपक्षी पार्टियां क्या ईमानदारी से तीनों बिल जो है सीधे सीधे रिपील होने देंगे या नहीं? और अगर अड़ंगा करेंगे तो कौन करेंगे और क्या अड़ंगा करेंगे? मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी जो पिछले 7 सालों में है वो संसद को लेकर इस बारे में है कि संसद में इस सरकार ने किसी भी मुद्दे पर कभी भी कोई स्वस्थ बहस नहीं की। ये सरकार जो है बहस से बचती है और इसीलिए पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई विधेयक पेश होता है तो लोग टीवी पे लग जाते थे, देखते थे कि फलाना आदमी क्या बोल रहा है, सब लोग सुनते थे। इस सरकार ने 2 काम किए हैं। पहले तो लोगों को, सदस्यों को अपनी बात कहने से रोका और रोकने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किसका किया, या तो राज्यसभा के सभापति का किया या लोकसभा के स्पीकर का किया। और जब से कोरोना लगा है तब से तो सरकार को और बड़ा मौका मिल गया। वो कहती है जी संसद का समय और कम कर दो। सदस्यों का जो सदन में बैठने का टाइम है वो कम कर दिया, उनकी संख्या सीमित कर दी। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये किसान बिल पेश हुए तो किसान बिल का जो विरोध है, जिसको अब सरकार कहती है कि किसानों को हम समझाने में नाकामयाब रहे या विरोधी दलों को समझाने में नाकामयाब रहे, तो उसकी वजह यह है कि 5 जून 2020 को जब ये तीनों किसान जो विधेयक हैं अध्यादेश के रूप में लाए तो उससे पहले किसी से कोई चर्चा नहीं हुई, किसी को नहीं पता था इसमें क्या लिखा है। पहले अध्यादेश धड़ाम से आ गया और अध्यादेश आने के बाद जो है सितंबर 2021 में जब मोदी जी का जन्मदिन था, 17 तारीख को संसद का सत्र आया और मोदी जी के जन्मदिन पर इस बिल को लोकसभा में पास किया गया, 2 बिलों को। और जो तीसरा बिल था उसको राज्यसभा में बाद में जो है 22 तारीख को पास किया। तो संसद में जब ये बिल पेश हो रहे थे तब किसी को बोलने नहीं दिया। मोदी जी को घमंड था कि हमारी पूरी मेजॉरिटी है, हम विपक्ष का गला दबा सकते हैं। और किसी को ना बोलने देने के लिए ये हुआ कि किसी को समझ नहीं आया कि इस बिल में कुछ है। अगर बाप भी घर में बेटे को कहे कि बेटा ये काम करना है तो एक तो होता है सहमति से, भाई शादी होनी है, ब्याह होना है, कैसे क्या करना है। एक ये होता है कि आप बुला के बेटे को कहो ये तेरा सूट तैयार है, ये तेरी पगड़ी तैयार है, ये तेरे जूते तैयार है,
तू पहन और फलाने घर चप्पा तेरी बारात है वहाँ चलेंगे और जाके तू शादी कर। यानी आप समझो तानाशाह तरीके से आप अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते, जबकि होना ही चाहिए कि उस पर विचार विमर्श हो, घर की बात है। तो घर का मतलब यही होता है कि सौहार्दपूर्ण माहौल हो। मोदी सरकार ने संसद में आज तक किसी भी बात पर सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार है वो नहीं किया, और उसकी वजह से आपका ये सवाल बड़ा जायज है कि जब ये 3 बिल वापस होंगे जिस पर विपक्ष एकजुट है कि ये तीनों बिल जो है क्रांतिकारी कानून नहीं है बल्कि काले कानून है, तो ये पास होने हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या उससे बहस होगी? क्या सरकार ये मानेगी हमारी गलती है? क्या लोकसभा के अध्यक्ष मानेंगे कि हाँ जी मैंने सदस्यों को अपने विचार नहीं प्रकट करने दिए थे, सड़क पर उन्होंने विचार प्रकट किए? क्या राज्यसभा के सभापति ये मानेंगे? तो मेरा ये मानना है आज भी ना राज्यसभा के सभापति सुधरेंगे, ना लोकसभा के अध्यक्ष सुधरेंगे, ना विपक्ष को बहस करने की अनुमति देंगे, और ये बिल फिर जो है जैसे हम कहते हैं चारा काटने की तरह जो है एक तरह से छुरी चलाई और गिलोटिन एक परंपरा होती है संसद की, वो गिलोटिन करने की कोशिश फिर की जाएगी। और फिर ये बात जो है सवाल जो है फिर खड़ा रहेगा कि संसद में इन बिलों पर बहस क्यों नहीं हुई। अब आप आते हैं एमएसपी पर। घोषणा की कि साहब एमएसपी पे कमेटी बनेगी जिसमें किसान भी शामिल होंगे। क्या जायज प्रतिनिधित्व करने वाले पर्टिकुलरली संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं, क्या उनको कमेटी में सदस्य बनाया जाएगा या कि सरकारी सांडों को ही उसमें बनाया जाएगा? एक जो सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी का मुद्दा जो है किसानों के लिए अब से मुद्दा नहीं है, ये पिछले 40 सालों से चल रहा है। फसल का मूल्य जब शुरू में जब आप समझिए 30 रुपए से शुरू हुआ था, गेहूं की एमएसपी 30 रुपए इंदिरा गांधी के टाइम शुरू हुई थी, और इसी तरह बाकी फसलों की एमएसपी दी गई थी ताकि किसान प्रोत्साहित हों। और उनको जो किसानों का हमेशा एक ग्रीवेंस रहता था, सरकार से शिकायत रहती थी कि खेती में हमारा जो खर्च होता है और जो हमारी मेहनत लगती है, जो हमारी ज़मीन लगती है, उन सबको जोड़कर खेती आज के समय में लाभकारी व्यवसाय नहीं रहा बल्कि इसमें हानि होती है। और ये किसान हमेशा मानते हैं, और लोग जो किसानों की राजनीति करते हैं, किसानों के संगठनों के हमदर्द हैं, वो सब मानते हैं। चौधरी चरण सिंह भी ये कहते थे और देवीलाल भी यही मांग उठाते थे कि एमएसपी के लिए एक सही व्यवस्था होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार ने 2005 में एक समिति बनाई थी जिसका नाम था एम स्वामीनाथन कमेटी। एम स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी, किसानों के मूल्य, 10 उन्होंने सिफारिशें की थी, और उन सिफारिशों में एक सिफारिश थी कि एमएसपी के कैसे रेट को तय किया जाए। और उस पर विचार करने के लिए तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने एक मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई थी, और उस मुख्यमंत्री की समिति के जो अध्यक्ष थे वो आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों को एमएसपी देनी चाहिए, किसानों की एमएसपी का ये तरीका होना चाहिए, और किसानों की एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए। तो 2012 में उन्होंने पूरी वकालत की, पूरा प्रचार किया, और मनमोहन सिंह सरकार को वो दोष देते थे कि इन्होंने जो है एमएसपी पे कानून नहीं बनाया। अब जबकि वो खुद सरकार में है, लोग उनका ही दिया हुआ भाषण जो है उन्हीं को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एमएसपी पे कानून इसलिए भी बनना चाहिए कि जब आप 40 साल से किसी किसानों को एक व्यवस्था दे रहे हैं तो उसे एक विधायक रूप से देने में क्या हर्ज है। जब आप सरकार हर साल एमएसपी पे कानून बनाती है, उसके रेट डिक्लेयर करती है, उसके लिए उसने खरीद की व्यवस्था कर रखी है, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना ही एमएसपी के लिए की गई थी। आप देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सबसे बड़ा सार्वजनिक एक उपक्रम था भारत सरकार का, जो किसानों की सारी फसल को खरीदता था, उसे स्टोर करता था साइलों में, और जब जरूरत होती थी उनको बेचता था। अब सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने ये कोशिश की कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जगह उसका सारा जो जिम्मा है, उसकी जो सारी संपत्ति है, वो अडानी को बेच दिया। और यही हुआ कि पिछले 2014 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और 5 लाख करोड़ रुपए देकर सरकार ये बताती है कि ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है निकम्मी संस्था है, ये जो है सफेद हाथी है, ये सिर्फ जो है अनाज खाती है, पैसे खाती है, और इसलिए उसे अडानी को बेच दो। और फूड कॉर्पोरेशन का आपको शायद पता नहीं, लोगों को नहीं पता कि तकरीबन 40% जो उसका काम कार्य क्षेत्र है वो अडानी को दिया जा चुका है। ये किसी को नहीं पता।
तो फूड कॉर्पोरेशन की बदहाली के पीछे मोदी जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी ने इसलिए उसको किया कि अडानी को फायदा हो, और इसीलिए जो एमएसपी का मुद्दा है कि इस बार जो है जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाज नहीं खरीदा। अनाज किसने खरीदा? एमएसपी होने के बावजूद भी वो अनाज जो है प्राइवेट प्लेयर्स ने खरीदा, अडानी अंबानी ने खरीदा और दूसरे लोगों ने खरीदा। तो इसलिए एमएसपी पे सरकार जो है अपना मुंह आज भी बना रही है, और किसान इसी बात पर डटे हुए हैं कि हम जो है पूरा आंदोलन एमएसपी के लिए लेकर इसका कानून बनवाकर, उसकी समिति बनवाकर हम लेंगे, और केंद्र सरकार को आज के समय में एमएसपी बनानी पड़ेगी। रविंद्र जी, मैंने आपसे पूछा था कि जब समिति बनवाने की बात है और उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे, जैसी सत्ताधारी दल ने घोषणा की है, तो जो प्रतिनिधि होंगे क्या अडानी अंबानी उसके प्रतिनिधि होंगे या संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे? आप देखिए, हमारे यहाँ जो है जीएसटी जब आया तो जीएसटी की एक काउंसिल बनी है, उसमें 131 सदस्य हैं। उसमें हर प्रदेश का जो है वित्त मंत्री उसका सदस्य है, उसमें केंद्र के मंत्री, केंद्र के अधिकारी उसमें मंत्री हैं। उसके अलावा उसमें 80 लोग ऐसे हैं जो कि विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, व्यापार के लोग हों, टूरिज्म के लोग का उनका भी उसमें हैं, जो व्यापार करते हैं उनके लोग भी हैं, होटल के लोग हैं वो भी उसमें हैं। तो इस तरह 131 लोगों की समिति बनी हुई है जिसे हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। इसी तरह आप जो है एमएसपी की एक बड़ी समिति बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसमें किसानों के जैसे 40 संगठन है, सरकार चाहे तो अपने 10-15 संगठन जो इन्होंने जेबी संगठन बना रखे हैं उनको भी ले सकते हैं, या ये कर देंगे सारे राजनीतिक दलों के जो किसान संगठन है उनको ले सकते हैं। तो लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने लोग लो, और लेने के बाद जो है बहुमत से फैसला हुआ। जो लोकतंत्र है उसमें सांसद भी होंगे, विधायक भी होंगे, और भी लोग हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, तो वकील भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं कि ये इंटर जो हम कहेंगे फैकल्टी के मामले हैं, उसमें वकालत का भी मामला है, बैंक का भी मामला है, बैंकर भी होना चाहिए। तो क्योंकि किसानों की समस्या जो है एक नहीं है, किसान की कानून की भी समस्या है, किसान की कर्ज की भी समस्या है, किसान के फर्टिलाइजर कंपनियां जो डीएपी का मामला है, एमओपी का मामला है, जो खाद नहीं मिलती उसको, जिसके लिए अब संकट है, तो वो भी उनको भी रख सकते हैं। तो सबको आप लीजिए और सब बैठकर फिर उसमें विचार करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जिसमें सरकार को लगे कि हमारी जो है इसमें नाक कट रही है। तो उसमें जो इतनी बड़ी समिति अगर बनाएंगे तो उसमें विचार होकर के कोई फाइनल फैसला किसानों के हक में मिलने के चांस हैं? जब उसमें किसान के प्रतिनिधि होंगे, किसान के कोई आदमी हिंदुस्तान में नहीं कह सकता मैं किसान का विरोधी हूँ, अडानी भी नहीं कहेगा मैं किसान का विरोधी हूँ। तो आप समझिए, सारे मुख्यमंत्री जो होंगे, सारे जो कृषि मंत्री होंगे, सारे जो सांसद होंगे, सारे जो किसान संगठन के लोग होंगे, वो किसान के हित की बात कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हम किसान के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी पोल खुल जाएगी, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जब आपने किसानों की बात की तो किसान आंदोलन में 730-32 शहीद हुए। किसान संगठनों ने कहा कि शहीदों को आर्थिक सहायता उनके परिवारों को मिलनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री कई घटनाओं पर केंद्र सरकार की तरफ से राहत के लिए पैसे भेजते हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, भूकंप का मामला हो, हिंसा का मामला हो। लेकिन किसानों के मामलों में सरकार ने ये क्या कह दिया कि राज्य सरकार तय करेगी। ऐसा है, कृषि जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, तो इसलिए कृषि जो है उसमें सरकार ने सही राय ली है कि हम जो है राज्यों पे मामला छोड़ते हैं। लेकिन जब ये तीनों कृषि बिल पास हो रहे थे तब सब लोगों ने कहा कृषि राज्य का विषय है, आप इस पर क्यों कर रहे हो। तो कृषि जो है वास्तव में समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची होती है कि केंद्र सरकार भी उस पर विचार कर सकती है और राज्य भी कर सकता है कंकरेंट। तो अगर ग्रेशिया अमाउंट देना है, आप देखिए कोरोना हुआ, कोरोना में 71,000 करोड़ रुपए आए, और वो किस में आए? पीएम केयर फंड में। पीएम केयर फंड कोई सरकारी फंड नहीं है, वो मोदी जी का जेबी संगठन है, उसमें पैसे आए। उन्होंने कहा जी हम लोगों को जो है आईसीयू के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए सारे उपकरण जो है मोदी केयर से दे रहे हैं। अब मोदी केयर से देखिए, मोदी जी ने हर जगह अपना नाम लगा दिया, और आप देखेंगे कि जो वैक्सीन दी जा रही है उसके हर सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी ने अपना फोटो लगा दिया। तो स्वास्थ्य भी तो राज्य का विषय है, स्वास्थ्य जो है केंद्र सरकार का विषय नहीं है, राज्य का विषय है।
लेकिन मोदी जी को जहाँ लगता है मेरी फोटो छपनी चाहिए, मोदी जी को ये सजेशन देना चाहिए कि भाई जो किसान शहीद हुए हैं उनको जो सर्टिफिकेट दोगे शहीद का, उसमें अपनी फोटो लगा लेना। तो मोदी जी तैयार हो जाएंगे, कहेंगे वाह वाह मेरी फोटो लग रही है। ये और बात है, किसान उस सर्टिफिकेट में रोज जो मोदी जी की फोटो देखकर उनके जो जख्म रोज हरे होते रहे और वो रोज मोदी जी को गाली दें, ये भी हो सकता है। लेकिन मोदी जी को अगर कोई सजेशन ये दे, मैं ये सजेशन दूंगा कि किसानों को जो शहीद का प्रमाण पत्र देंगे उसमें मोदी जी की फोटो जरूर लगनी चाहिए। दूसरी, हर गांव में जहाँ का किसान है और जो शहीद हुआ है वहां उसकी जो प्रतिमा लगे, उसके साथ साथ मोदी जी की एक प्रतिमा भी लगा दो। तो किसान भी खुश, मोदी जी भी खुश, और किसान का जो मुद्दा है उसे भी याद रहेगा कि इस आदमी की वजह से मेरे दादा की, मेरे चाचा की, गांव के आदमी की जान गई, तो वो भी खुश। आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक आखिरी सवाल, इस आंदोलन का 29 तारीख ट्रैक्टर मार्च था, टल गया। 4 तारीख के लिए कहा गया, आगे पोस्टपोन किया गया। आंदोलन किसानों की लड़ाई का तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे मसले हल नहीं होते। देखो, देश की आज़ादी का जो आंदोलन है वो 90 साल चला। 1857 में शुरू हुआ और 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो जो आंदोलन होता है वो जो है, ये नहीं है कि एक छोटी सी, हमें एक पत्थर उठाना है तो पत्थर उठा के हमने रख दिया दूसरी जगह तो आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन एक जीवन पद्धति के लिए, एक जीवंत आंदोलन का मतलब यही होता है कि यह आंदोलन हमेशा चलता रहे, खत्म ना हो। आप समझ लीजिए, किसानों का आंदोलन हो, युवाओं का आंदोलन हो, बेरोजगारी का आंदोलन हो, महिलाओं की दशा सुधारने का आंदोलन हो, ये आंदोलन कभी खत्म नहीं हो सकते। ये कभी मंद पड़ जाते हैं, कभी तेज हो जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता की आवाज़ उठाई जाए। और आप समझिए कि भारत की संसद भी एक आंदोलन ही है। हर 5 साल में आंदोलन होता है, लोग आते हैं कि हमारी ये समस्या है, दूसरी पार्टी आके कहती है हम इसे पूरा करेंगे, तब लोग वोट देते हैं। तो भारत की संसद अपने आप में एक आंदोलन का प्रतिनिधि है, और इसीलिए हम उसे देश की सबसे बड़ी पंचायत बोलते हैं। और ये जो किसान यहाँ बैठे हैं, ये भी किसान पंचायत है। तो इसलिए जो है, आंदोलन होना, पंचायत होना, आंदोलन का चलते रहना जो है, एक जीवंत होने की निशानी है कि कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी लोगों का समूह जो है वो जिंदा है और अपनी समस्याओं पर हर बार सोचने के लिए तैयार। इस बात से एक बात और निकली, भाजपा शासित राज्यों में सरकार की भाषा में आंदोलन जीवी जमे बैठे हैं। दिल्ली की सीमा में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश की सीमा में, राजस्थान की सीमा से जैसे ही पार करते हैं हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, तो ये सरकारी आंदोलन जीवी, कोई सरकारों ने अभी तक शब्द यही दिया है, आंदोलनकारी तो उन्होंने माना नहीं है। ये भाजपा शासित राज्यों में बिठा करके क्या संदेश देना चाहती है सरकार? देखिए, आंदोलन जीवी कहना जो है, एक तरह से किसी भी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। जैसे हम इनके स्वयंसेवक हैं, जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, उनको आप कह सकते हैं परजीवी हैं, दूसरे के घर में जाके खाना खाते हैं, दूसरे की चारपाई तोड़ते हैं। और जो इनके प्रचारक हैं उनके बारे में अगर देखें तो उनका जो चरित्र, चाल, चेहरा जो है वो, और अब कई बार मांग करते हैं जी समलैंगिक संबंध होने चाहिए, तो ये एक ऑफिशियली मांग संघ के प्रचारक करते रहते हैं। तो आप समझिए, किसी को बदनाम करने के लिए आप ये परजीवी कह सकते हैं, पैरासाइट्स कह सकते हैं, लेकिन ये गाली गलौज की भाषा है। ये इसका मतलब यह है कि जो लोग अपना तन मन धन समाज के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, उनको आप निंदा कर रहे हैं। अब भगत सिंह ने अपनी जान दी, आप कहते हो ये फांसी जीवी है। आप ये भी कह सकते हो चंद्रशेखर आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क में गोली लगी, कहो ये गोली जीवी है। तो ये जो शब्द के साथ मोदी जी कई बार खेल करते हैं, तो ये समझिए कि ये जब बताता है कि जब आपके पास दिमाग में किसी भी आंदोलन का सम्मान करने की क्षमता खत्म हो जाती है और आदमी जब गाली गलौज देता है, तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी दिमागी रूप से पैदल है। और मोदी जी ने अपने जीवन में कोई आंदोलन नहीं किया, और झूठ बोलते हैं कि मैंने बांग्लादेश के लिए आंदोलन किया था। मोदी जी के जीवन में आज तक कोई आंदोलन उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए उन्हें आंदोलन करने वाले लोगों से डर लगता है। वो आंदोलन करने वाले लोगों से आमने सामने बैठकर बात नहीं करते। आज तक आपने कभी भी मोदी जी को किसी से भी, बीजेपी के नेताओं से, प्रेस से, अपने पार्टी के लोगों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से फोटो जरूर आएगी, माँ के साथ खाना खा रहे हैं, संवाद करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि यह आदमी संवाद से डरता है
क्योंकि इसकी पोल खुल जाएगी। एक ढपोर शंख होता है, एक जिसे हम कहते हैं रंगा हुआ सियार, जो आके कहता है जी मेरे को रंग गया हूँ तो मैं तुम्हारा राजा हूँ, लेकिन जैसे हुआ हुआ शुरू हुई तो लोगों को पता लगा सियार है। तो मोदी जी जो है कभी भी किसी भी आदमी से कभी भी जीवन में संवाद नहीं कर सकते, ये उनकी जीवन की असफलता है, और इसीलिए वो आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, इतना बेबाक टिप्पणी करने के लिए, खासकर उस प्रधानमंत्री के लिए जो उनके विरोध में बोलने वालों का गला दबाने में माहिर है। लेकिन आपने अजगर भूमि टीवी के मंच पर अपनी बात खुल के रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।